गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जीन अंतरक्रिया या जीन इंटरैक्शन के बारे में जानेंगे। जीन इंटरैक्शन के विभिन्न प्रकार तथा इनसे प्राप्त रिजल्ट्स को विस्तार से देखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आप मेंडल के द्वारा किए गए कार्यों तथा आनुवंशिकी के नियमों से भली भांति परिचित हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल, प्रत्येक लक्षण एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, अतः लक्षण व जीन के मध्य 1:1 का अनुपात पाया जाता है। परंतु मेंडल के बाद किए गए प्रयोगों से यह स्पष्ट हो गया कि ऐसा होना प्रत्येक केस में सत्य नहीं है, अपितु एक लक्षण अनेक जीन्स के द्वारा भी कंट्रोल हो सकता है और ऐसी स्थिति में उस लक्षण का एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति सभी जीन्स की सामूहिक क्रिया के द्वारा नियंत्रित होगी। इसी कंसेप्ट को जीन अंतरक्रिया या जीन इंटरैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल ट्रेट may be controlled by more than 2 genes and their interaction, और इसी इंटरैक्शन को जीन इंटरैक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि जीन इंटरैक्शन के परिणाम स्वरूप जो अनुपात संतति का हमें प्राप्त होगा वह नॉर्मल मेंडेलियन रेशो से विचलित प्रकार का होगा, अलग प्रकार का होगा। नॉर्मल मेंडेलियन रेशो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 होती है तथा डायहाइब्रिड केस में 9:3:3:1 के अनुपात में होती है। तो जीन इंटरैक्शन के परिणाम स्वरूप हमें यह रेशो नहीं प्राप्त होगी। इसके अलावा विचलित प्रकार की कोई नई अनुपात हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो हम देखते हैं जीन अंतरक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है। मुख्यतः जीन इंटरैक्शन को 2 टाइप्स में बांटा गया है, नॉन अलीलिक तथा अलीलिक। यहाँ मैं आपको अलीलिक जीन इंटरैक्शन का अर्थ बता दूँ। अलीलिक जीन इंटरैक्शन, जिसे इंट्राजीनिक जीन इंटरैक्शन के नाम से भी जाना जाता है, इसका अर्थ होता है एक ही अलील की 2 जीन्स के मध्य पाए जाने वाली अभिक्रिया। अतः यह अंतरक्रियाएं एक ही जीन के 2 युग्म विकल्पियों के बीच में होंगी। 3 प्रकार के अलीलिक जीन इंटरैक्शन आपके सिलेबस में दिए गए हैं: अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस तथा लीथल जीन्स या घातक जीन्स। तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे और अगले वीडियो लेक्चर्स में हम नॉन अलीलिक इंटरैक्शंस को भी पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभाविता की या इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। डोमिनेंस आप जानते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस आप देख चुके हैं, जिसके अनुसार प्रभावी लक्षण वह लक्षण होता है जो कि F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करता है। तो यह लॉ ऑफ डोमिनेंस का अपवाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता। इसका नाम ही बता रहा है। इस कंसेप्ट में हेटेरोजाइगोट ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट अलील अपने आप को पूर्णतः एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो F1 हाइब्रिड में डोमिनेंट जीन अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। क्योंकि डोमिनेंट जीन अपने आप को पूर्णतः प्रदर्शित नहीं कर रही, अतः यह रिसेसिव एक्सप्रेशन को भी छुपा नहीं पा रही है। इस वजह से जो फिनोटाइप प्राप्त होना चाहिए उसके स्थान पर हमें मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट प्रकार का फिनोटाइप F1 हाइब्रिड में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार प्रभावी जीन का अपूर्ण रूप से प्रकट होना ही अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। इस कंसेप्ट को हम कुछ उदाहरणों की सहायता से और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मीराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट तथा स्नैपड्रैगन में हमें
इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। और हम यहाँ पर मिराबिलिस जलापा पादप का उदाहरण लेंगे। मिराबिलिस जलापा पादप में पुष्पों का लाल रंग प्रभावी तथा सफ़ेद रंग अप्रभावी लक्षण के रूप में पाया जाता है। जब हम शुद्ध लाल तथा शुद्ध सफ़ेद पुष्पों वाले पादपों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 हाइब्रिड मिलता है। मेंडल के नियम के अनुसार F1 हाइब्रिड में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होना चाहिए था और अगर यह प्रभावी जीन अपने आप को पूर्णतः एक्सप्रेस करती तो यहाँ पर हमें रेड कलर के पुष्प प्राप्त होने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं होता। लाल पुष्पों के स्थान पर यहाँ हमें पिंक या गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं, जो कि प्रभावी जीन यानी रेड जीन की इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कारण है। तो इस प्रकार F1 हाइब्रिड में हमें इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती प्रकार का पुष्प का रंग यानी गुलाबी रंग प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर F2 पीढ़ी में भी मेंडेलियन रेशो 3:1 से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसे देखने के लिए हम F1 हाइब्रिड के प्लांट्स के मध्य सेल्फिंग की क्रिया करवाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेल गैमेट्स तथा फीमेल गैमेट्स नज़र आ रहे हैं। F2 पीढ़ी में हमें कुल 4 पादप संतति के रूप में प्राप्त होते हैं। इन 4 पादपों का फिनोटाइप मेंडल के अनुसार तो 3:1 होना चाहिए था, परंतु जब हम इनका फिनोटाइप निकालते हैं तो हम यह पाते हैं कि फिनोटाइप 3:1 के स्थान पर 1:2:1 है। एक प्लांट पूरी तरीके से होमोजाइगस है, रेड कलर के फ्लावर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 पादप ऐसे हैं जिनमें गुलाबी रंग के पुष्प है तथा एक पादप ऐसा है जिसमें सफ़ेद रंग के पुष्प पाए जा रहे हैं। अतः फिनोटाइप 3:1 के स्थान पर 1:2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नॉर्मल फिनोटाइप से विचलन आ गया है, आपको अलग प्रकार का फिनोटाइप देखने को मिल रहा है। और अगर हम जीनोटाइप रेशो की बात करें तो यह 1:1 के अनुपात में ही पाई जाएगी, क्योंकि एक पादप पूर्णतः शुद्ध है, 2 पादप हाइब्रिड हैं तथा एक पादप अप्रभावी रूप से शुद्ध है। तो इस प्रकार इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता के केस में हमें F2 में समान फिनोटाइप व जीनोटाइप रेशो प्राप्त होती है 1:2:1 के अनुपात में। तो यह था मेंडल के नियम का प्रथम अपवाद अपूर्ण प्रभाविता। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के जीनिक इंटरैक्शन, जिसको कि कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता का नाम दिया गया है। को या सह का अर्थ है साथ साथ। तो यह इस प्रकार का अलीलिक जीन इंटरैक्शन है जिसमें हेटेरोजाइगोट में दोनों ही प्रकार की अलील्स यानी डोमिनेंट व रिसेसिव दोनों ही प्रकार की अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती है। तो इस प्रकार से इनके मध्य डोमिनेंट व रिसेसिव रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि मेंडल के अनुसार तो F1 हाइब्रिड में केवल डोमिनेंट जीन को ही अपने आप को प्रकट करना था, रिसेसिव को छुप कर रहना था, परंतु ऐसा नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं कि F1 हाइब्रिड में प्रत्येक अलील अपना लक्षण प्रारूप प्रकट करने में सक्षम होती है। कोडोमिनेंस में F1 पीढ़ी में प्रभावी व अप्रभावी जीन्स दोनों की ही बराबर अभिव्यक्ति होती है। अतः प्राप्त होने वाला F1 हाइब्रिड थोड़ा सा भिन्न प्रकार का होता है और दोनों ही जनकों से या पेरेंट्स से भिन्नता प्रदर्शित करता है। कोडोमिनेंस को समझने के लिए हम पशुओं में त्वचा के रंग तथा मानव में ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कोट कलर इन कैटल्स। लाल बालों वाले तथा सफ़ेद बालों वाले कैटल्स के मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है तो हमें F1 हाइब्रिड प्राप्त होता है।
F1 हाइब्रिड में मेंडल के अनुसार तो रेड कलर ही प्राप्त होना चाहिए था, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ रेड हमें ग्रे कोट वाले कैटल्स प्राप्त होते हैं। ग्रे कलर दोनों ही प्रकार के हेयर्स की प्रेजेंस के कारण होता है, यानी लाल और बीच बीच में सफ़ेद। तो इस प्रकार से ग्रे कलर दोनों ही प्रकार की जीन्स के एक्सप्रेशन के कारण प्राप्त होता है। कुछ बाल पूर्णतः लाल होते हैं, कुछ पूर्णतः सफ़ेद होते हैं, तो हमें थोड़ा डिफरेंट प्रकार का फिनोटाइप नज़र आता है। और हाइब्रिड में दोनों ही पेरेंट्स के कैरेक्टर्स भिन्न भिन्न रूप से उपस्थित होते हैं। तो F1 हाइब्रिड के बाद फिनोटाइप व जीनोटाइप निकालने के लिए हम F2 पीढ़ी तक आते हैं। F1 के हाइब्रिड्स के बीच में सेल्फिंग की क्रिया करवाने पर हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। F2 पीढ़ी में अगर हम फिनोटाइप देखें तो यह 3:1 के स्थान पर 1:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। एक कैटल ऐसा होगा जिसमें रेड स्किन कलर होगा, 2 विद ग्रे स्किन कलर और एक पूर्णतः सफ़ेद कलर के साथ होगा। सिमिलरली जीनोटाइप भी हमें 1:1, एक डोमिनेंट होमोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस तथा एक रिसेसिव होमोजाइगस के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, दोनों ही समान हैं, 1:2:1, और नॉर्मल फिनोटाइप से हमें विचलित प्रकार का फिनोटाइप प्राप्त हो रहा है। सिमिलरली ह्यूमंस में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप्स AB की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कोडोमिनेंस देखने को मिलती है। इस चेकर बोर्ड के द्वारा आप देख रहे हैं कि जब पेरेंट्स के रूप में AB ब्लड ग्रुप वाले पेरेंट्स का चयन किया जाता है तो हमें संतति प्राप्त होती है। F2 पीढ़ी में हमें फिनोटाइप मिलता है 1:1। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जिसमें कि A ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, 2 ऐसे होंगे जिसमें AB तथा एक ऐसा होगा जिसमें B ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी F1 जनरेशन में पाए जाने वाले संकर का ब्लड ग्रुप AB होता है जो कि कोडोमिनेंस को दर्शाता है। यहाँ मैं आपको एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहूँगी कि कोडोमिनेंस में क्योंकि जीन्स के मध्य डोमिनेंट व रिसेसिव रिलेशनशिप नहीं पाया जा रहा, अतः दोनों ही जीन्स को कैपिटल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कोडोमिनेंस के केस में भी फिनोटाइप तथा जीनोटाइप समान 1:2:1 का प्राप्त होगा। ये आप कैटल्स के केस में फिनोटाइप देख रहे हैं और साथ ही जीनोटाइप देख रहे हैं। तो इस प्रकार यह था दूसरे प्रकार का जीन इंटरैक्शन जो कि प्रभाविता के नियम का एक और अपवाद है, सहप्रभाविता। आपने देखा कि अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस तथा सहप्रभाविता दोनों में ही आपको F2 जनरेशन में फिनोटाइप व जीनोटाइप समान प्रकार का मिल रहा है, 1:2:1। तो दोनों ही प्रकार की जीन इंटरैक्शन एक दूसरे से अलग कैसे हैं? यद्यपि दोनों इंटरैक्शंस में सेम जीनोटाइप व सेम फिनोटाइप मिल रहा है, परंतु दोनों प्रकार की जीन इंटरैक्शन एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में प्रभावी जीन अपने आप को पूर्णतः एक्सप्रेस नहीं करती, अतः हमें मध्यवर्ती एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। जबकि कोडोमिनेंस के केस में दोनों ही जीन्स समान रूप से एक दूसरे को समान रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं। तो इस तरीके से कोडोमिनेंस में प्रभाविता पूर्णतः एब्सेंट होती है, जबकि इनकम्प्लीट में यह अपूर्ण रूप से एब्सेंट होती है। तो यह मुख्य अंतर है अपूर्ण प्रभाविता तथा सहप्रभाविता में। दोनों ही उदाहरणों की सहायता से आप जीनिक इंटरैक्शन को भली भांति समझ सकते हैं तथा यह जान सकते हैं कि मेंडल के पश्चात किए गए प्रयोगों में किस प्रकार हमें विचलन नजर आ रहा है, फिनोटाइप तथा जीनोटाइप रेशो अलग अलग प्रकार की प्राप्त हो रही है।
आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम लीथल जीन तथा नॉन एलीलिक जीन इंटरैक्शन को भी विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।